हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्निंग नॉलेज पे। और आज का हमारा टॉपिक है प्रदूषण। तो प्रदूषण को देखते हैं। जैसे कि बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। इससे पहले थोड़ी बहुत प्रदूषण के बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्रदूषण कहते किसे हैं? पर्यावरण के अजैविक घटकों जैसे मृदा, जल, वायु में रासायनिक, भौतिक या जैविक अभिलक्षणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, जिससे जीवन या जीवन तंत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। ये हुआ प्रदूषण की परिभाषा। तो आगे प्रदूषण के बारे में जानते हैं, देखते हैं प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के जैसे देख पा रहे होंगे, अलग अलग कई भागों में बांटा गया है। जैसे उत्पत्ति के अनुसार, या भौतिक गुणों के आधार पर, या फिर पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर, या फिर पर्यावरण के भाग के आधार पर। तो एक एक करके हम पहले समझते हैं। पहले देखते हैं फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर। तो इसमें दो भागों में बांटा गया। जैसे पहले देख रहे हैं जैव निम्नीकरण और दूसरा यव निम्नीकरण रहित। तो पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जैव निम्नीकरण एवं जैव निम्नीकरण रहित। तो दोनों में अंतर क्या है और दोनों किसे कहते हैं? तो एक बार देखते हैं। जैव निम्नीकरण वैसे प्रदूषण जो आसानी से अपघटित हो जाए और जिसपे आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है, उसे हम जैव निम्नीकरण प्रदूषण कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि घरेलू कचरा, मलमूत्र, या ऐसा प्रदूषण जिसपे हम आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे घरेलू कचरा है, उससे हम अलग अलग चीज को दोबारा इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसे जैव निम्नीकरण में रखा गया है। जैव निम्नीकरण मतलब इसका अपघटन आसानी से हो सकता है। दूसरा है जैव निम्नीकरण रहित। तो वैसे प्रदूषण जिसका अपघटन बहुत ही मुश्किल से होता है, उसे हम जैव निम्नीकरण रहित में रखते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों को देखा और दोनों को समझा। एक का अपघटन बहुत आसानी से होता है और एक का अपघटन बड़ी मुश्किल से होता है, इसलिए दो आधार पे इसे बांटा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पे ये हमने देखा। अगला है उत्पत्ति के अनुसार। तो प्रदूषण की उत्पत्ति के अनुसार दो भाग में बांटा गया है, एक है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। तो पहला देखते हैं प्राकृतिक किसे कहते हैं। ये प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों या प्राकृतिक क्रियाकलापों से निकलते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, उसमें से बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं, वो प्रदूषण का रूप लेती हैं। और दूसरा जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से उसमें से SO2 या NO2 अलग अलग प्रकार की गैस निकलती हैं, जिनसे प्रदूषण फैलता है। तो ये तो प्राकृतिक रूप से। कुछ होते हैं मानवीय रूप से, मानव द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं। तो कई बार सवाल आया है कि एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण का संबंध किससे है? तो मानवीय प्रदूषण से है। मानव द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं, जिसमें कारखाने आ जाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र आ जाएगा, या फिर कृषि क्षेत्र आ जाएगा, जिससे मानव द्वारा प्रदूषण उत्पन्न हो, उससे हम मानवीय प्रदूषण में रखते हैं। तो ये उत्पत्ति के अनुसार हमने देखा। दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर हमने देखा प्रदूषण को। और फिर ऊपर देखते हैं भौतिक आधार एवं गुणों के आधार पर प्रदूषण को। और आखिरी में फिर देखेंगे पर्यावरण के भाग के आधार पर। तो ऊपर जैसे हम देख पा रहे होंगे, पहला है ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो सक्रिय प्रदूषण। तो पहला देखते हैं ताप प्रदूषण। ताप प्रदूषण अलग है और ग्लोबल वार्मिंग अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। तो पहला देखते हैं ताप प्रदूषण। ताप प्रदूषण उसे कहते हैं जब जल निकाय अथवा वायुमंडल का तापमान घटता बढ़ता रहे, उसे हम ताप प्रदूषण कहते हैं। इसके बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कोयला बिजली संयंत्र, औद्योगिक कचरा एवं प्रवाह, तटीय इलाकों का वनोन्मूलन। ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं जिससे ताप पर प्रभाव पड़ता है। कई बार क्या होता है ना, कहीं कहीं कोयला दहन बिजली संयंत्र है, वहां क्या होता है कि पानी को स्टोर किया जाता है, उसे पानी को भाप बना के बिजली उत्पादन होती है, और उस गर्म पानी को ही किसी नदी या जलाशय में उसी तरह छोड़ दिया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि अगर झील का तापमान अचानक से 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो वहां में जो भी मछलियां होंगी या फिर अलग अलग प्रकार के जीव होंगे छोटे छोटे, उनकी मृत्यु हो जाती है। और वैसे ही अगर किसी नदी का तापमान अचानक से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो वहां की मछलियां या फिर जो छोटे छोटे जीव होंगे वो कई बार मर जाते हैं। तो कई बार ऐसे कोयला दहन बिजली संयंत्र का वहां के मछुआरे जो हैं विरोध भी करते हैं, क्योंकि आसपास की जो मछलियां हैं कई बार मर जाती हैं। तो ये था ताप दहन, ताप प्रदूषण। अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? नॉर्मल जो हम लोग बातचीत करते हैं वो ध्वनि है। ध्वनि को हम फिजिक्स के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। 60 डेसिबल से ऊपर के ध्वनि को हम प्रदूषण में रखते हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण में रखते हैं।
जैसे कि गाड़ियों में अत्यधिक हॉर्न हुआ, या फिर शादी विवाह में बजने वाले डीजे जिनकी साउंड बहुत ज्यादा होती है, जिसका भी 60 डेसिबल से ऊपर ध्वनि होगा उसे हम ध्वनि प्रदूषण में रखते हैं। कई बार आप देखे होंगे जैसे कि नेशनल हाईवे के आसपास बहुत सारे पेड़ लगाए जाते होंगे, तो वो पेड़ ध्वनि प्रदूषण को भी कंट्रोल में रखते हैं। जो पादप हमारे हैं वो ध्वनि प्रदूषण को भी कंट्रोल में रखते हैं। और कई पेड़ ऐसे होते हैं जो ध्वनि प्रदूषण के लगाए जाते हैं, उन्हें हम ग्रीन मफलर भी कहते हैं। तो कई बार सवाल आया है ग्रीन मफलर से संबंध किससे है, तो ध्वनि प्रदूषण से है। जैसा कि हम जानते हैं तीव्र ध्वनि से कई बार जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो क्या होता है जब छोटे छोटे जीव की अधिक ध्वनि से मृत्यु हुई, ध्वनि प्रदूषण से जीवों की मृत्यु होने लगे, छोटे छोटे जीवों की मृत्यु होने लगे, तो जो अपघटक का काम वो करते थे, जीव जंतु मरने के बाद जो अपघटक का काम वो करते थे वो कहीं ना कहीं वांछित हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा, जिसके कारण एक अलग और समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये था ध्वनि प्रदूषण। अगला है रेडियो धर्मी प्रदूषण या फिर रेडियो सक्रिय प्रदूषण। तो लगभग 26 अप्रैल 1986 में चारनोबिल नाम का एक शहर है जो उस समय यूएसएसआर में, जो उस समय रूस में था, मतलब 1986 में, क्योंकि 1990 में रूस टूटा, तो फिलहाल ये शहर यूक्रेन में है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ एक नाभिकीय दुर्घटना हुआ 26 अप्रैल को, जिससे बहुत सारे रेडियो सक्रियता वाले कण, छोटे छोटे कण वायुमंडल में फैल गए और उसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। ऐसे ही हम अगर भारत में देखें तो भारत में 3 दिसंबर सुबह में 1984 को भोपाल में एक गैस त्रासदी होती है। यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र लगा हुआ था, जिसका 610 वाट टैंक जो था उसमें रिसाव हो रहा था, और वो पानी के साथ रासायनिक क्रिया करके उसका तापमान लगभग 200 डिग्री टेम्परेचर हाई हो गया। इस कारण उसे खोलना पड़ा और लगभग 2:10 पे उसे खोला गया और 4 बजे तक ही उसको कंट्रोल में ले लिया गया। उतने देर में ही 40 टन विषैले गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का बहाव हुआ, जिसके कारण लगभग सरकारी आंकड़ों में देखा जाए तो 4000 लोग मात्र 2 घंटे में ही मर गए, और कई लोगों को ये जो विषैला गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइड कई लोगों को प्रभावित किया। तो इस तरह देखते हैं हम अलग अलग रेडियोधर्मी गैस या कण वायुमंडल में फैल के कई जगह प्रदूषण फैलाते हैं। कई बार मानव द्वारा होता है, कई बार प्राकृतिक रूप से होता है। तो ऐसे हमने देखा रेडियो सक्रिय प्रदूषण, उससे पहले हमने ध्वनि प्रदूषण देखा, और फिर उससे पहले ताप प्रदूषण देखा। तो ये था भौतिक गुणों के आधार पर। नीचे हमने देखा था परिस्थितिकी तंत्र के आधार पर जैव न्यूनीकरण एवं जैव न्यूनीकरण रहित। ऐसे हमने उत्पत्ति के आधार पर देखा प्राकृतिक और मानवीय, और अंतिम बचा हुआ है जो पर्यावरण के भाग के आधार पर है। इस पूरे प्रदूषण के चैप्टर का सबसे बड़ा एरिया है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो अगला टॉपिक है हमारा जल प्रदूषण। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर, इसे समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले समझते हैं कि जल प्रदूषण होता क्या है। तो जल में बहुत सारे अपशिष्ट मात्रा जो जल को प्रदूषित करते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला बिंदु स्रोत प्रदूषण, अबिंदु स्रोत प्रदूषण। तो ये क्या समझते हैं, बिंदु स्रोत प्रदूषण मतलब वैसे प्रदूषण होते हैं इसके अंतर्गत ऐसा प्रदूषण आता है जिसका स्रोत निश्चित होता है, जैसे नगर पालिका से, सीवरेज से या फैक्ट्रियों के बहिस्राव से, मतलब एक निश्चित जगह से प्रदूषण आता है, उसे हम बिंदु स्रोत प्रदूषण कहते हैं। अब बिंदु स्रोत यहाँ से हम अनिश्चित मतलब अलग अलग जगह से, शहर के वर्षा का जल हुआ या कृषि क्षेत्र का बहाव या धोबी घाट, खुले में शौच, तो ये अलग अलग जगह से कभी भी आ सकते हैं। इसका कोई निश्चितता नहीं है कि इतना ही आएगा, 10 लीटर आएगा, 50 लीटर आएगा, मतलब प्रदूषण इतना आएगा कोई निश्चित नहीं है। हाँ, लेकिन इसे इसीलिए अबिंदु स्रोत में रखा गया। और बिंदु स्रोत में यहाँ से निश्चित है कि नगर पालिका से प्रदूषण आएगा तो आएगा, घर से प्रदूषण आएगा, इससे जल प्रभावित होगा तो आएगा। तो ये था बिंदु स्रोत और अबिंदु स्रोत। कभी कभी डायरेक्ट परीक्षा में सिर्फ शब्द को देकर पूछ जाता है कि किससे संबंधित है, जैसे बिंदु स्रोत किससे संबंधित है, अबिंदु स्रोत, तो आप इसे ध्यान में रखें। ये दोनों में अंतर क्या है समझ सकते हैं। बिंदु स्रोत जिसमें निश्चित जगह से प्रदूषण आ रहा है, और अबिंदु स्रोत यहाँ से अनिश्चित जगह से प्रदूषण आ रहा है। तो आगे देखते हैं, जैसे जल प्रदूषण, जैसे आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, तो इसको हमने देखा है जैसे फैक्ट्रियों से अपशिष्ट पदार्थ जिससे जल प्रदूषित होता है, और वहित मल या घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट यहाँ से जल प्रदूषित होता है। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है। जब जल प्रदूषित होता है तो जलाशय में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की वृद्धि होती है। जैसे जब हम
कपड़ा धोते हैं जलाशय में या फिर किसी झील में, तो जो हमारे साबुन में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। इसके तहत क्या होता है कि जब जल में अधिकता होने के कारण जल में शैवाल बहुत ज्यादा मात्रा में उस पानी में आ जाएंगे या फिर जलीय पौधे की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो जलाशय के सतह पर बहुत ज्यादा फैल जाएंगे, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जा पाएगा और क्या होगा कि वो ऑक्सीजन जो होता है जलाशय से ही लेते हैं, तो जिसके कारण ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जैसे देख रहे हैं फोटो की कमी, जो जलाशय में है ऑक्सीजन की कमी होती है, जब ऑक्सीजन में कमी होगी तो फिर जलीय जीवों की मृत्यु होने लगेगी, यानी छोटे छोटे जीव या मछलियों की मृत्यु हो जाएगी और जैव विविधता का भी ह्रास होगा। अगर जल प्रदूषण को कम न किया जाए तो भविष्य में जाके बहुत ज्यादा संकटमय हो जाएगा। तो ये था हमारा जल प्रदूषण। उसके बाद देखते हैं मृदा प्रदूषण। उर्वरकों की मात्रा ज्यादा प्रयोग की जाती है खेती में, तो वो जैसे हमने देखा इसमें जल प्रदूषण में भी कि जब उर्वरक ज्यादा होंगे तो किसी न किसी कारण से वर्षा के माध्यम से या कई अन्य कारण से जो उर्वरक होंगे वो मिट्टी से बह के आके नदी या जलाशय में मिल जाएंगे और उसके बाद फिर वही होगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होगी और फिर यही चक्र चलेगा। मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण हुआ, मृदा प्रदूषण हुआ। अब देखते हैं वायु प्रदूषण। अगला टॉपिक है हमारा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कहते किसे हैं? जब मानवीय और प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों की निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन होता है तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण को कई प्रकार में बांटा गया है, जैसे देख पा रहे होंगे गैसीय प्रदूषण और कणिकीय प्रदूषण। इसे अवस्था के आधार पर बांटा गया है। वैसे वायु प्रदूषण को एक और तरीके से बांटा गया है, मात्रक के आधार पर और गुणवत्ता के आधार पर। मात्रक, जैसे अगर उसका मात्रा बढ़ता है तब प्रदूषण होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 कोई प्रदूषण नहीं है, जबकि बल्कि CO2 का होना बहुत जरूरी है, इससे हमारा तापमान नियंत्रण में रहता है। तो CO2 जो है वो प्रदूषण नहीं है, हाँ, लेकिन अगर इसका मात्रा बढ़ता है तो फिर वो प्रदूषण का रूप ले लेता है। तो मात्रक के रूप में CO2 और गुणवत्ता के रूप में मतलब उनके होने से ही प्रदूषण हो जाता है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सब ऐसे गैस हैं जिनके होने से ही प्रदूषण बन जाता है, और ये जो है मात्रा के हिसाब से इसके बढ़ने से प्रदूषण बनता है, ना कि इसके होने से प्रदूषण होता है। तो दो भागों में देखा, मात्रा के हिसाब से और गुणवत्ता के हिसाब से, और अवस्था के हिसाब से दो भागों में गैसीय और कणिकीय प्रदूषण। गैसीय प्रदूषण में जैसे कि जीवाश्म ईंधनों को जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वो प्रदूषण का रूप लेता है, तो गैसीय अवस्था हो जाए। और कणिकीय अवस्था, कणिकीय प्रदूषण, इसमें गाड़ियों से निकलने वाले धुआं, तेल शोधन कारखाने से निकलते हुए धुआं, तो ये कण का रूप लेते हैं, तो वो कणिकीय प्रदूषण में आते हैं। गैसीय प्रदूषण में जो गैस के रूप में रहते हैं। तो ये अवस्था के हिसाब से बांटा गया है। अब एक एक अलग अलग करके अलग अलग गैसों के बारे में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये था अवस्था के हिसाब से। एक और तरीके से वायु प्रदूषण को बांटा गया है, इसमें प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है या फिर देखा जाता है। तो जैसा कि अब आपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्राथमिक प्रदूषक, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अलग अलग प्रकार के प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। और जो द्वितीय प्रदूषक होते हैं वो इन्हीं के द्वारा एक दूसरे से मिलके बने होते हैं, जैसे सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ओजोन O3, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये जितनी गैसें हैं ये द्वितीय प्रदूषक है। द्वितीय प्रदूषक कहने का अर्थ है कि जो दो गैसों से मिलकर बनी हुई हो, मतलब इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं हो, मतलब इनका अपना कोई अस्तित्व ना हो, तो ये द्वितीय प्रदूषक में है। प्राथमिक प्रदूषक में जो हमारे वायुमंडल में विद्यमान हो। तो ये था प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीय प्रदूषक। अब आगे देखते हैं अलग अलग गैसों को, एक एक करके आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे CO2 प्रदूषक है। उत्पादन का स्रोत, जीवाश्म ईंधन दहन, उपभोक्ता एवं उत्पादक की श्वसन क्रियाएं आदि। प्रभाव, वैश्विक तापन वृद्धि, ग्रीन हाउस प्रभाव, जलवायु परिवर्तन। और नियंत्रण के उपाय, वन रोपण, और इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं है। वन रोपण, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का प्रयोग।
अब देखते हैं इसके उत्पादन के स्रोत को भी कर देख लेते हैं, जैसा कि घरेलू वाणिज्यिक 10%, उद्योग 15%, परिवहन 31% एवं ऊर्जा 37% और अन्य में 7% इसके उत्पादन के स्रोत हैं। मीथेन CH4, इसके उत्पादन के स्रोत देखते हैं। प्राकृतिक गैस जैसे तेल एवं कोल खनन 16%, किण्वन 16%, धान के खेत से 12%, जैविक दहन से 8%, लैंडफिल से 6%, अपशिष्ट प्रणाली से 5%, जंतु अपशिष्ट से 5%, दीमक से 4%, अन्य 3%। इसका प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान, मनुष्य पर सीधा प्रभाव नहीं है। नियंत्रण के उपाय, मानव जनित उत्पादन पर नियंत्रण, मानव 60% मीथेन का उत्पादन में योगदान रखता है। तीसरा है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये रंगहीन होता है और गंधहीन होता है। इसके उत्पादन के स्रोत देखते हैं तो जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से, स्वचालित वाहनों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान, सिगरेट आदि के धुएं से, वायुमंडल में उपस्थित वायु प्रदूषकों का 50% भाग, जैसे परिवहन से 75.7% कार्बन मोनोऑक्साइड, घरेलू लकड़ी एवं दहन से 10.6%, एल्युमिनियम संयंत्र से 9.1%, अन्य 4.6%। इसका प्रभाव, इसकी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 गुनी अधिक होने के कारण इसकी अल्प मात्रा में भी मनुष्य में सांस लेने की समस्या पैदा करती है और इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। बच्चों में कम वजन का होना भी इसका एक अन्य प्रभाव है। नियंत्रण का उपाय, सिगरेट को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ऑटोमोबाइल एवं उद्योग संयंत्रों में फिल्टर लगाकर प्रदूषण को रोका जाए। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसके उत्पादन के स्रोत हैं एयरसोल, रेफ्रिजरेटर, फोम, अन्य एवं सोलवेंट। इसका प्रभाव, ओजोन की अल्पता जिससे पराबैंगनी किरण धरती पर सीधे आएंगी, इससे चर्म रोग, कैंसर आदि रोग होंगे। प्रत्यक्ष संपर्क से यह त्वचा शुष्क करती है। और इसके नियंत्रण का उपाय, ऊर्जा सक्षम उपकरणों का प्रयोग, एरोसोल कौन का सीमित प्रयोग, 3R का अनुकरण, पुनः चक्रण, कमी एवं पुनः उपयोग, बिजली के उपकरणों को बंद रखना एवं जब वे उपयोग में ना हो। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसका उत्पादन का स्रोत उद्योग से 67%, ऊर्जा से 25%, घरेलू से 2%, परिवहन से 5%, अन्य से 1%। यह गैस जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है, जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। भवनों का संरक्षण, धूम कोहरा का निर्माण, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। और फिर इसका नियंत्रण का उपाय देखते हैं तो वैकल्पिक जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, निम्न सल्फ्यूरिक ईंधन का प्रयोग, परिवर्तित ईंधन का प्रयोग। अगला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, इसका उत्पादन का स्रोत देखते हैं तो ईंधन दहन से 50%, परिवहन से 45%, उद्योग से 4%, अन्य से 1%। इसका प्रभाव, मानव शरीर में इसके अति सांद्रण से मसूड़ों में सूजन, रक्तस्राव, ऑक्सीजन की अल्पता, कैंसर, ओजोन परत के सांद्रण में कमी, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी, पैन का निर्माण जो त्वचा कैंसर का कारक है। इसका नियंत्रण का उपाय, ऑटोमोबाइल का सीमित और बेहतर प्रयोग, उद्योग में फिल्टर, वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग। तो फ्रेंड्स, ये था अलग अलग गैसों से अलग अलग प्रदूषक और उनके स्रोत, हमने एक एक करके देखा। और अंतिम है प्लास्टिक के तो बगैर पूरा प्रदूषण चैप्टर ही अधूरा है, तो एक बार हम प्लास्टिक को अच्छे से समझते हैं। यह प्लास्टिक प्रदूषण, ये कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। यह एथिलीन C2H4 का बहुलक है। पॉलीथीन में एथिलीन के अणु इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि उन्हें जैविक रूप से अपक्षय करना बड़ी ही मुश्किल होता है। इसी कारण पॉलीथीन कई वर्षों तक वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। थोड़ा चर्चा इनके खोजकर्ता पे कर लेते हैं। इसकी खोज 1953 में इटली के रसायन शास्त्री थे गिलोय नाता और जिगलर, जो जर्मनी के थे। इन्होंने सर्वप्रथम देखा कि हाइड्रोजन एवं कार्बन के कण एक दूसरे से आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं तथा एकल बंध तथा द्विबंध में स्थापित होते हैं। इस खोज के लिए उन्हें 1963 में, यानी 10 साल बाद 1953 में खोज हुई और 1963 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। मतलब प्लास्टिक के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
अब प्रदूषण चैप्टर जो आपने देखा, एक एक पॉइंट को एक एक पॉइंट को देखा, तो हो सके किसी न किसी किताब से जरूर पढ़ें। इससे आज आपकी समझ विकसित होगी। और कोई क्वेश्चन बैंक हो, घटना चक्र या किसी कोई और भी क्वेश्चन बैंक हो तो क्वेश्चन लगाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, किताब से पढ़ना ही पड़ेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।